हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब लोग। ओके, तो अभी हम कर रहे हैं वेव्स इन ए फिजिकल मीडिया, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में करा था कि अगर हमारे पास एक वेव है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसके रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड हमने करे थे। सो अभी हम करने वाले लेक्चर नंबर 5। आज के इस लेक्चर में हम वेव ऑन ए स्ट्रिंग के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है, कैसे कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी, कैसे कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल और टोटल एनर्जी। उसके बाद हमें पावर ऑफ द वेव कैसे कैलकुलेट करना है, इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है। एक जनरल फार्मूला पावर का बनाएंगे, फिर उसके बाद हम स्पेशल केस वेव ऑन ए स्ट्रिंग के लिए भी पावर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स ऑफ एनर्जी। लास्ट केस में हमने करा था रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आपको एग्जाम में बड़े ध्यान से पेपर के ऊपर देखना है कि आपको कौन से पूछे गए हैं। अगर एम्पलीट्यूड की टर्म से पूछे तो जो हमने लेक्चर नंबर 4 में किया था वो आपको करके आना है, और अगर आपको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पूछे गए हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स, तो आपको आज वाला काम करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो एनर्जी के बारे में है, एनर्जी फॉर द वेव ऑन ए स्ट्रिंग। तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों, जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं ना, तो सिंपल सी आपको कॉन्सेप्ट पता है कि एनर्जी में दो तरह की एनर्जीज होती है मोशन के केस में। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज सम ऑफ दीज टू एनर्जीज। अब हम जब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सो किनेटिक एनर्जी का अगर हम वैसे किसी पार्टिकल के लिए जिसका मास m है, वेलोसिटी v है या स्पीड v है, उस केस में अगर किनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं तो द फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या मूव कर रहा है, हमारे पास तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं स्ट्रिंग के ऊपर जो मूव कर रहे हैं। तो एनर्जी को फिजिकली समझेंगे। अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूँ, इस पार्टिकल का यहाँ पे इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है यहाँ पे, है ना, जैसे यहाँ पे आपको पॉइंटर नजर आ रहा है। सो ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल एट पी, इसकी किसी ना किसी टाइम पर कुछ स्पीड होने वाली है। वो स्पीड यहाँ पे v है, उस स्पीड को हम यूज करेंगे। मास हम इस पार्टिकल का कैसे लिखते हैं, देखो हम इसके लिए ना स्मॉल लेंथ कंसिडर करते हैं इसकी स्ट्रिंग की, जिसकी लेंथ हम dx मान सकते हैं, स्मॉल लेंथ dx मान सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो रो है। तो आपको रो पता है ना, रो क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। कि अगर मैं एक यूनिट लेंथ ले लूँ इस स्ट्रिंग की, उसका कितना मास है, तो छोटे से एलिमेंट का अगर मैं यूनिट लेंथ ले लूँ कितना मास है, सो दैट इज रो। सो अगर आप इस छोटे से पार्ट का इसका मास लिखना चाहते हो, तो दैट एम विल बी रो डी एक्स। ये कैसे आया सर, बिकॉज दिस इज मास पर यूनिट लेंथ एंड दिस इज लेंथ। तो इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमें इतने पार्ट का मास मिलेगा। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, लास्ट में करेंगे, इसको सेव करके रख लेते हैं। अभी हम इन टर्म्स ऑफ एम ही चलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इसके बाद हम स्पीड की बात करने वाले हैं। तो स्पीड कैसे लिखते हैं, इसके लिए बच्चे हमने जो पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी थी लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में, हम उसको यूज करेंगे। सो वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑन स्ट्रिंग एट कहाँ पे, पोजीशन x टाइम t इज गिवन एज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ हमने कॉम्प्लेक्स नोटेशन यूज़ करी थी अगर हम ई रेज़ टू आयोटा के टर्म्स में करें, बट दिस इज़ द रियल पार्ट। तो इस केस में आप रियल पार्ट ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नोटेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। अब इसको समझते हैं ये है क्या, पहले भी समझाया मैंने। तो ये जो पार्टिकल है ना, ये ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, तो यहाँ ये लोकेशन रीजन मान लें यहाँ से, तो रीजन से जो डिस्टेंस है x डिस्टेंस मैंने मान लिया, वहाँ पर ये जो पार्टिकल है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस तरह से ऊपर नीचे मूव कर रहा है। सो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी टाइम t, वो y है। सो वो y हमें पोजीशन x पर टाइम t पर जो डिस्प्लेसमेंट y है, इस तरह से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस है, इधर हम x एक्सिस मान लेते होते हैं और इस डायरेक्शन में हम y एक्सिस मान लेते हैं। सो y एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम t एंड पोजीशन x, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, और आप सब बच्चों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करने से हमारे पास आ जाती है स्पीड। तो अब उसको यूज करके यहाँ पे स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। सो स्पीड ऑफ द पार्टिकल v, इसके आगे लिख लेंगे स्पीड ऑफ द पार्टिकल v, इट इज
partial y by partial t. Why partial? Because it is a function of time and position, function of two variables. आपको जब डिफ्रेंशिएट करना है स्पीड निकालने के लिए, उस केस में आपको सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना होता है डिफ्रेंशिएट. सो इसको जब हम करेंगे तो ये क्या बनेगा, जिसको डिफ्रेंशिएट करेंगे a कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, साइन की डेरिवेटिव हमारे पास कॉस बन जाएगा, और इस तरह से ये जो पूरा का पूरा आर्गूमेंट है, जो एंगल है वो एज इट इज आएगा. फिर चेन रूल लगेगा. चेन रूल का मतलब ये जो ब्रैकेट है इसको अभी हमें डिफरेंशिएट करना है जो इसके अंदर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा आएगा, के एक्स का डेरिवेटिव जीरो आएगा, बिकॉज वी आर डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड विच इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ये आगे जाके हमारे काम आएगी, हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अभी कर देते हैं. सो वी विल गेट द काइनेटिक एनर्जी. लेट अस डू ऑन द नेक्स्ट शीट. सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. वी स्क्वायर इज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड पोजीशन आ गई. तो आप किसी भी एक्स पोजीशन पर और टाइम टी पे अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी देखना चाहते हैं तो इस एक्सप्रेशन को आप यूज कर सकते हैं. उसकी पोजीशन एक्स पुट करो, टाइम टी पुट करो. अब हमें बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी की. सो पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है यू से डिनोट कर लेते हैं इसको. तो वो कैसे लिखा जाता है, देखो ध्यान से समझना. ये हमारा वही स्ट्रिंग है. यहाँ पर जो पार्टिकल P था, ये पहले यहाँ पे था मीन पोजीशन पे, इसको यहाँ से उठा के हम ऊपर लेके गए हैं ऐसे. तो मैंने यहाँ पे कुछ फोर्स लगाई है, वो एक्सटर्नल फोर्स है. सो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रही है, उस पार्टिकल को मीन पोजीशन से ऊपर उठा के लेके जा रही है. सो जितना भी मैं वर्क डन कर रहा हूँ यहाँ पे उस पार्टिकल को उठाने में, वो वर्क डन स्ट्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है. सिंपल कॉन्सेप्ट है. जैसे स्प्रिंग के केस में आप करते थे, हम स्प्रिंग को जब ऐसे स्ट्रेच करते थे हमें फोर्स लगानी पड़ती थी. वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना काम कर रही है, एफ डी एक्स गिव यू स्मॉल वर्क डन, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है. जब इसको इंटीग्रेट करेंगे वी गेट टोटल वर्क डन. सो यही जो पार्टिकल है इसके ऊपर जो हमने एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा काम करवाया, दैट विल गिव यू द वर्क डन. सो दिस इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द पार्टिकल विच इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स. सो वाई इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि एफ यहाँ पर वाई का फंक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि पार्टिकल को जब मीन पोजीशन से उठाना है, स्प्रिंग के केस में भी जब हम उसको स्ट्रेच करते थे, जितना ज़्यादा आप उसको एक्सपैंड करोगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी फर्दर एक्सपैंड करने के लिए. फंक्शन ऑफ वाई. सो यहाँ पर आप dx की जगह ना वाई, हम वाई लेके चल रहे हैं तो हम इन टर्म्स ऑफ वाई बात करेंगे. वैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए dx यूज करते हैं. सो देयर इज एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल. नाउ यू नो दैट दिस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू द इंटरनल फोर्स. सो इंटरनल फोर्स कौन सी होती है, विच इज रीस्टोरिंग फोर्स, जो के एक्स के बराबर होती है. सो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको माइनस एफ इंटरनल डी वाई पुट करना है. अब ये जो फोर्स है ये क्या होता है, फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन. इसको पुट कर देंगे यहाँ पे. सो यू का फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एम ए इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाता है, एक्सेलरेशन इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल टी स्क्वायर, और एक यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी वाई. सो ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. अब इसको सॉल्व करना है. तो हमारे पास पार्शियल वाई बाय पार्शियल टी तो है ही है, वो अभी हमने निकाला था, वो था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये था. लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल टी स्क्वायर, मतलब इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करना है. सो कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन. सो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ए एज इट इज आएगा, ओमेगा एज इट इज आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फिर से चेन रूल लगेगा, ब्रैकेट को डिफरेंशिएट दोबारा करना पड़ेगा, एक बार ओमेगा और आएगा. तो ये हमारे पास बन जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव. सो दिस एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने, है एक्सेलरेशन इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. और बाकी आप देखिए ये जो है ना, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, चलो, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये जो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है ये वाई ही तो है. सो इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. सो दिस इज द एक्सेलरेशन पार्ट. इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 5. सो पुट इन 5 एम पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल टी स्क्वायर हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर वाई, और साथ में आएगा डी वाई.
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी m ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाई 2। y की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, सो u एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वेयर a स्क्वेयर। y हमारे पास क्या है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो मैंने पुट करना, तो a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी u। सो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। यहाँ पर जब भी आप x लोकेशन पुट करेंगे, अगर आपको बोला गया है कि फ्रॉम 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन 1 सेंटीमीटर x पुट करेंगे, t आप 10 सेकेंड्स पुट कर दो, और जो भी आपको दिया गया है ओमेगा k पुट करके साइन वाला फंक्शन सॉल्व करके यू विल गेट द एक्सप्रेशन, you will get the value of potential energy. So these two expressions are important. Let us highlight them. Kinetic energy is a function of x and t. Potential energy is a function of x and t. ठीक है, ये है। सो अब हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो k और u को जब हम ऐड करेंगे, बड़े ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स में ऐड हो जाएगा, विच इज़ 1, और बाकी बचेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब जो टोटल एनर्जी है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, विच इज़ कांस्टेंट। जहाँ पर कोई एक्स या टी नहीं आ रहा, कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, तो मीन जो टोटल एनर्जी होती है स्ट्रिंग की वो कांस्टेंट रहती है, बट पोटेंशियल और जो किनेटिक है वो चेंज होती रहती है, बट टोटल इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेट अस राइट ऑन द नेक्स्ट शीट। टोटल एनर्जी इज किनेटिक प्लस पोटेंशियल, विच इज हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर सिंपली। अब यहाँ पर आप m को पुट कर सकते हो रो डी एक्स, जैसे मैंने बताया था इक्वेशन 1 में, ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। सो दिस इज टोटल एनर्जी। इसको हम ना E से डिनोट कर लेते हैं। सो एनर्जी ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, डी एक्स पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इज रो ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर डी एक्स। सो दिस इज द स्मॉल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, देखो ये तो छोटे छोटे पार्ट की एनर्जी है। फिजिकली क्या इंपॉर्टेंट है, फिजिकली इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, जिसको हम पावर ट्रांसमिटेड भी बोल सकते हैं। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे लिखा जाएगा, पहले यहां लिख देते हैं, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट फॉर द स्ट्रिंग, क्योंकि यहां पे ना हमारे पास एक्स और टी नहीं आ रहा। नाउ रेट of flow of energy, so rate of flow of energy है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे पावर। दिस इज बेसिकली एवरेज पावर, दिस इज डी ई बाई डी टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब समझ आ रहा है ना, एनर्जी कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बड़ा आसान है, हाफ रो ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी। सो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, दिस इज द स्पीड, दिस इज द स्पीड ऑफ द वेव। तो ये यहाँ पे ना देखो x का डेरिवेटिव हो रहा है, x कहाँ है, x एक्सिस के अलॉन्ग, यहाँ पे v आएगा। ये पार्टिकल की स्पीड नहीं है, ये वेव की स्पीड है, तो ये बनेगा हाफ रो v ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। और ये जो रो v है ये हमें पता है इम्पीडेंस, हमने लास्ट लेक्चर में करा था, इट इज द इम्पीडेंस ऑफ द स्ट्रिंग। सो पावर, एवरेज पावर इज हाफ z ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। इसको एक और तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, हम करेंगे अभी पावर का फॉर्मूला जब बनाएंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम जब एनर्जी के रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स करेंगे तो हम इन टर्म्स ऑफ पावर ही बात करते हैं। बेसिकली वेव में रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ना कि एनर्जी। एनर्जी सिंगल पार्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करी, बट अगर हम पूरी वेव की बात करते हैं तो वेव में बेसिकली एनर्जी ही तो ट्रांसमिट होती है, चाहे वो वेव ऑन स्ट्रिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, या कोई भी साउंड वेव है। सो इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन विच इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ तक आप पहले लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए करिए ना, और साथ साथ अपने नोट्स बना लीजिए। वैसे भी मैं नोट्स अपलोड करा करूँगा, हमारे स्टोर पे आपको अवेलेबल भी लेंगे आफ्टर सम टाइम, जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ द जनरल फॉर्मूला फॉर पावर। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है। लेट अस डू। हाँ जी बच्चों, तो अभी हम करेंगे पावर ऑफ ए वेव ऑन ए स्ट्रिंग। हम इसमें दो तरह की पावर कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर का भी फॉर्मूला बनाएंगे और एवरेज पावर भी। एवरेज पावर का सेम ही आएगा जो भी हमने ड्राइव करा। तो लेट अस डू। देखो ये हमारी सिचुएशन है, इस तरह से ना ये वेव का कोई पार्ट है।
तो यहाँ पर अगर मैं किसी पॉइंट P पर बात करूँ, यहाँ से टेंशन ऐसे लगता है टेंजेंशियली टेंशन, ठीक है। और ये अगर हम एंगल थीटा मान लें हॉरिजॉन्टल के साथ, तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, T cos थीटा और T sin थीटा। सो y कंपोनेंट ये है Ty और x कंपोनेंट ये है Tx। x कंपोनेंट स्ट्रेच मेंटेन करके रखता है, y कंपोनेंट अप एंड डाउन मोशन देता है। अब यहाँ पर जो पार्टिकल है P, उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, अपनी पार्टिकल की वेलोसिटी, उसको हम यहाँ पे u वेक्टर से, स्मॉल u वेक्टर से डिनोट कर लेते हैं, वैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब पावर का जो जनरल फॉर्मूला होता है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, पावर इज एफ डॉट वी। अब यहाँ पर जो एफ है हमारे पास वो टेंशन फोर्स है और वेलोसिटी चलो मैंने यू ही माना है, ठीक है। अब टेंशन कैसे है, देखिए टेंशन कौन सा, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करूंगा ना, तो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है वो मुझे लेना है, तो वो टी वाई है और u को हम u ले लेते हैं क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। और यहाँ पर जो टी वाई है वो क्या होता है, माइनस टी साइन थीटा। वाई माइनस, क्योंकि टी वाई मीन्स द कंपोनेंट ऑफ टेंशन अलोंग वाई एक्सिस, बट इन दिस सिचुएशन टेंशन इज डाउनवर्ड। जैसे हमने इधर बनाया ना इंक्लाइंड, कभी अपवर्ड भी होगा, तो इस सिचुएशन में डाउनवर्ड है। नीचे वाले साइकिल के लिए ये ऐसे बनता अपवर्ड, तो वो डिफरेंट चीज़ है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो इट इज़ माइनस टी साइन थीटा, और यहाँ पर जो u है, u क्या होता है, इट इज़ स्पीड ऑफ द पार्टिकल विच इज़ पार्शियल y बाय पार्शियल t। अब साइन थीटा इज इक्वलेंट टू टैन थीटा फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल। सो यहाँ हम लिख देते हैं, बिकॉज ये पहले भी मैंने बताया, साइन थीटा इज इक्वलेंट टू टैन थीटा। यहाँ टैन थीटा आ गया पार्शियल y बाय पार्शियल t, और टैन थीटा को बच्चे आप पुट कर देंगे यहाँ पर पार्शियल y बाय पार्शियल x, बिकॉज इट इज़ द स्लोप ऑफ द दिस स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट, है ना। तो वो पार्शियल y बाय पार्शियल x है, इधर y चल रहा है हमारा, इधर x, तो स्लोप इज dy बाय dx। तो ये एक जनरल सा फॉर्मूला है हमारे पास। अगर आपको y पता हो और आप पावर निकालना चाहते हो, इंस्टेंटेनियस पावर, तो इस फॉर्मूले से निकलेगी। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर पावर। ठीक है, पावर फॉर ए वेव ऑन स्ट्रिंग। ओके, अब हमारे केस में हमें पता है y क्या है, y हमने माना है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो इसको हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले एक बार विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा पार्शियल y बाय पार्शियल x, a साइन का डेरिवेटिव कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और यहाँ पे देखिए जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे ना, तो माइनस के यहाँ पे कॉफिशिएंट आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, चेन रूल लगेगा, माइनस के आएगा। सो ये बन जाएगा, पता ही है, माइनस के ए कॉस ओमेगा टी, पार्शियल वाई बाय पार्शियल टी इज ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, साथ में यहाँ पे आएगा ओमेगा इस केस में। सो ये बन गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोनों को पुट करेंगे उस फॉर्मूले में, तो पावर क्या बनेगा, पावर का फॉर्मूला था हमारे पास पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स विच वाज माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, अभी निकाला इसको, इंटू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारे पास पार्शियल वाई बाय पार्शियल टी है, मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये बन गया टी के ए स्क्वेयर ओमेगा। यहाँ ए का स्क्वेयर हो गया, ओमेगा आ गया, के आ गया, और कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि इट इज़ फंक्शन ऑफ टी एंड एक्स, किसी भी लोकेशन एक्स पे और किसी भी टाइम टी पे आप इसको यूज़ करके पावर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, पुट टी इज इक्वल टू रो वी स्क्वेयर। ये हमने ऑलरेडी करा हुआ ना, टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी में जो रिलेशन होती है, तो ये पुट कर देना, तो ये बन जाएगा रो वी स्क्वेयर के ए स्क्वेयर ओमेगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस पावर। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज पावर। सो एवरेज पावर इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस पावर ओवर द वन टाइम पीरियड। ठीक है, इट इज़ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम किसी भी लोकेशन एक्स पे जाके ओवर वन टाइम पीरियड देखते हैं कि पावर टोटल कितनी है, तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे पी के एक्सप्रेशन को। तो व्हेन यू डू दैट फॉर 0 to t, लेट अस डू दैट, 1 by t
इंटीग्रेशन रो वी स्केयर के ए स्केयर ओमेगा सब बाहर आ जाएगा, कॉस स्केयर ओमेगा टी माइनस के एक्स 0 to t। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/t रो वी स्केयर के ए स्केयर ओमेगा इंटीग्रेशन। देखो कॉस स्केयर ओमेगा टी को ना हम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे मानते हैं डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे डी टी भी आएगा साथ में। हम ना इसको एट एक्स इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशंस। तो वो एक्स वाला पार्ट आप निकाल देंगे तो सिंपली इन टर्म्स ऑफ टी आ जाएगा। हम इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू टी ही करना है। सो नाउ व्हेन यू इंटीग्रेट दिस, है ना, ये देखो आपके सामने एक्सप्रेशन है, इसमें जो हाफ है वो फैक्टर बाहर आएगा और ये जो दूसरा वाला फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर, इट इज़ ए कॉज फंक्शन। सो ओवर फुल टाइम पीरियड कॉज या साइन दोनों की इंटीग्रेशन 0 होती है, वो आपको पता है ना, क्योंकि साइन का ये होता है ना। तो फॉर वन टाइम पीरियड जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल उतना नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों ऐड होकर आंसर 0 आएगा। सिमिलरली कॉज के लिए भी ऐसे ही होता है। तो याद रखना कि कॉज फंक्शन या साइन फंक्शन बिना स्केयर के लीनियर कॉज और साइन उनकी इंटीग्रेशन ओवर वन टाइम पीरियड इज ऑलवेज 0। तो हम यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, प्रूव कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है, तो वो 0 है। तो सिंपली हाफ का फैक्टर यहाँ आएगा और डी टी की इंटीग्रेशन टी आएगी, तो टी से टी कटेगा और एक हाफ का फैक्टर आएगा। नेक्स्ट शीट पे करते हैं। तो यहाँ बनेगा पी एवरेज इज इक्वल टू 1/t रो वी स्केयर ओमेगा के ए स्केयर और 1/2 का फैक्टर इंटीग्रेशन सॉल्व करके टी, तो टी से टी कट गया, ये वही बन गया। देखो हाफ रो वी स्केयर ओमेगा के ए स्केयर। सो यहाँ पे पुट के इज इक्वल टू ओमेगा बाय वी, तो वी विल गेट एवरेज पावर एज हाफ रो वी स्केयर ओमेगा बाय वी ए स्केयर, ठीक है। तो एक वी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, रो वी को आप जेड पुट कर सकते हो, हाफ जेड ओमेगा स्केयर ए स्केयर। सेम एक्सप्रेशन ही आना इन टर्म्स ऑफ इम्पिडेंस। तो ये इस तरीके से भी कैलकुलेट करा जा सकता है एवरेज पावर ऑफ द वेव। यहाँ पे याद रखना ये जो वी है ना, इट इज स्पीड ऑफ वेव, नॉट स्पीड ऑफ पार्टिकल। देखो पार्टिकल ऐसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपना एसएचएम, बट जो एनर्जी है वो अपने साथ वाले को दे रहे हैं और वो वेव ऐसे किसी स्पीड से जा रही है किसी डायरेक्शन में। सो ध्यान रखना ये स्पीड ऑफ द वेव है। स्पीड ऑफ द वेव जो होता है ना वो इंपीडेंस के साथ ऐसे रिलेट होता है, रो वी। ये सारे बेसिक फॉर्मूले याद रखना। स्पीड ऑफ द वेव इज ऑल्सो ओमेगा बाय के। पार्टिकल स्पीड नहीं है, पार्टिकल स्पीड को हमने वीपी बोला था या अभी मैंने यू बोला थोड़ी देर पहले, वो डिफरेंट होता है, वो पार्शियल वाई बाय पार्शियल टी होता है। और वो हमने जब कैलकुलेट करा था वो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वो पार्टिकल स्पीड डिफरेंट है, वेव स्पीड डिफरेंट है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इस तरह से भी ड्राइव किया जा सकता है। अब हम करेंगे ओवर वन वेवलेंथ कितनी किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है वेव की फॉर वन वेवलेंथ, ठीक है। फिर उनमें आपस में रिलेशन भी निकलेगी और हमें पता लगेगा कि जो एवरेज एनर्जीज होती हैं दे आर इक्वल, एवरेज किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, दे आर इक्वल and they are also 1/4 m omega square a square. Let us do. So now the topic is average kinetic energy and potential energy of a wave over one cycle. चाहे आप साइकिल बोल दो चाहे वन वेवलेंथ बोल दो, ठीक है। तो ये है हमारे पास, मतलब हमारे पास इस तरह से वेव जा रही है आगे ऐसे। हमने एक साइकिल पकड़ लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसकी लेंथ है लैम्डा, ठीक है, वन वेवलेंथ। और हमने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका स्नैपशॉट ले लिया। अब उस टाइम पर कितनी एनर्जी काइनेटिक है, कितनी पोटेंशियल है, वो हमें एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज u विच इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर omega t minus kx. Now at t is equal to 0 it becomes half m omega square a square cos square kx, क्योंकि cos of minus theta is same as cos theta, so cos kx लिख सकते, cos square kx लिख सकते हैं इसको। So this is u. Now we integrate it over one wavelength, so u lambda is integration of u of dx for 0 to lambda,
तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी पता चलेगी इस तरह से इंटीग्रेट करके। इट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स। ये जैसे जैसे हम ऐसे आगे चलते जाएंगे एक्स के वेरी करने से किस तरह से इस पार्टिकल की एनर्जी वेरी कर रही है वो पता चलेगा ऊपर वाले एक्सप्रेशन से। लेकिन जब पूरी निकालनी है टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड तो उसके लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो हाफ m omega square a square will come out इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना उसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2kx बाई 2 dx। तो ये हमें करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो देखो ऊपर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करके फिर होती है इंटीग्रेशन। सॉरी, कॉस स्क्वायर के लिए यहाँ प्लस आता है, साइन स्क्वायर थीटा के लिए यहाँ माइनस आता है, वो आगे करना है हमें। तो यहाँ पे अब जब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया कि जब आप कॉस और साइन फंक्शंस को ओवर वन साइकिल या वन टाइम पीरियड इंटीग्रेट करते हो द आंसर विल बी 0। मैं यहाँ प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। तो ये बनेगा 1/4, ये 2 बाहर आ गया, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और एक यहाँ पे हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 to लैम्डा, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन होगी cos 2kx की। तो लिख लेते हैं पहले एक बार, cos 2kx dx 0 to लैम्डा। अब यहाँ पे 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अच्छा, dx की इंटीग्रेशन x, और जब आप इसमें ये पुट करेंगे ना x की लिमिट 0 to लैम्डा तो यहाँ लैम्डा आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लैम्डा लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस cos 2kx क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन, साइन 2kx बाई 2k, लिमिट्स 0 to लैम्डा। ओके, अब मैं थोड़ा यहाँ पे ना साइड पे सॉल्व करके बता देता हूँ कि ये 0 है। देखो जब आप x की जगह यहाँ पे लैम्डा पुट करोगे तो क्या आएगा, साइन 2k लैम्डा। जब आप 0 पुट करोगे साइन 0 0, वो तो 0 ही है, तो यहाँ पे ये आएगा। अच्छा, k को पुट कर दो 2π लैम्डा, तो ये बनेगा साइन 2 इंटू 2π लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये आ गया साइन 4π। साइन 4π कितना होता है, 0, साइन 0, साइन 2π, साइन 4π सब 0, तो ये 0 है। ये ऐसे मैंने प्रूव कर दिया, आप एग्जाम में थोड़ा बता देना। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे लैम्डा बचा, तो ये लैम्डा यहाँ आ जाएगा और आंसर विल बी 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर लैम्डा, वेयर m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, लेट अस डू ऑन द नेक्स्ट शीट। नहीं, वेयर m इज द मास ऑफ दैट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। So u lambda is 1/4 m omega square a square lambda. Now what is u? ये p है, ठीक है, पोटेंशियल। अब हम किनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। So what is k? k का वैसे फॉर्मूला भी निकाला था, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। तो वहाँ पर cos की जगह साइन है। सो एट t इज इक्वल टू 0 k कैन बी रिटन एज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स। नाउ k लैम्डा मतलब ओवर 1 लैम्डा हमारे पास आएगा, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ k dx 4 0 to लैम्डा। तो ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाहर आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर साइंस का थीटा, साइंस का थीटा को 1 माइनस कोस 2kx बाई 2 पुट करेंगे, यहाँ माइनस आता है, अब dx 0 to लैम्डा। तो फिर से हाफ का फैक्टर आ गया और इसकी इंटीग्रेशन 0 है, तो आई विल राइट डायरेक्टली 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सो dx की इंटीग्रेशन x आएगी, लिमिट पुट करके लैम्डा आएगा। तो दे आर इक्वल, यू कैन सी k लैम्डा एंड u लैम्डा, दे आर इक्वल। सो u लैम्डा एंड k लैम्डा आर इक्वल एंड दे आर हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी जो अभी हमने निकाली थी। सो दीज आर द एवरेज एनर्जीज एसोसिएटेड विद वन वेवलेंथ ऑफ द वेव ऑन ए स्ट्रिंग। तो याद रखना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल डू रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स ऑफ एनर्जी। तो वो हम इन टर्म्स ऑफ पावर करते हैं, लेट अस डिफाइन देम एंड डू। द हेडिंग इज रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स ऑफ एनर्जी। सो इस तरह से हमारे पास एक ये स्ट्रिंग का पार्ट है, एक ये स्ट्रिंग का पार्ट है, इसकी इम्पीडेंस Z1 है, इसमें स्पीड ऑफ द वेव V1 है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट K1 है, यहाँ पे Z2 है, स्पीड ऑफ वेव V2 है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट K2 है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में करा था। इधर से हमारे पास जाएगी इनपुट पावर PI, इनपुट या इंसिडेंट पावर,
यहाँ से वापस आएगी रिफ्लेक्टेड पावर PR और कुछ पावर ट्रांसमिट हो जाएगी PT। इन टर्म्स ऑफ पावर या एनर्जी ऐसे बात करते हैं। सो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, वो होता है, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है ना, तो रिफ्लेक्टेड पावर डिवाइडेड बाय इंसिडेंट पावर। हाँ जी बच्चों, तो रिफ्लेक्टेड पावर में क्या आएगा, देखो हाफ ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर Z, ये मैंने अभी बेसिक फॉर्मूला लिखा। ओमेगा जो है इट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव, इट रिमेन सेम, चाहे वेव इस मीडियम में है चाहे उस मीडियम में, ओमेगा को चेंज नहीं करना। A इज़ द एम्पलीट्यूड, कौन सा एम्पलीट्यूड, देखो रिफ्लेक्टेड वेव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे AR आएगा, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड। रिफ्लेक्टेड वेव कौन से मीडियम में है, रिफ्लेक्टेड वेव फर्स्ट मीडियम के अंदर है, देखो PR यहाँ पे, ऐसे वेव गई टकरा के वापस आएगी ना तो वो फर्स्ट मीडियम में रहेगी, तो यहाँ पे इम्पीडेंस फर्स्ट मीडियम की आएगी। नीचे आ जाए, इंसिडेंट पावर, इंसिडेंट पावर का भी बेसिक फॉर्मूला हाफ ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर Z ही है, लेकिन ओमेगा सेम रहेगा। A जो है यहाँ पे वो इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, AI, ऐसे वेव गई बाउंड्री पे, वहाँ उसका जो एम्पलीट्यूड AI है, कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। सो रिफ्लेक्टेड का मैंने ऊपर लिखा, यहाँ इंसिडेंट का आएगा, और इम्पीडेंस यहाँ पे फर्स्ट मीडियम की आएगी क्योंकि इंसिडेंट वेव हमारी मीडियम 1 के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। सो पहले रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड पावर ऑफ द वेव टू द इंसिडेंट पावर। ये देखो रेशियो, ऐसे लिखने के बाद आप ये करेंगे सॉल्व, तो जो RE है उसका फॉर्मूला बन गया AR बाय AI स्क्वेयर, और AR बाय AI हमारे पास था रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ एम्पलीट्यूड, जो हमने लेक्चर नंबर 4 में करा था, उसका फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, तो वो था Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, इसका हो जाएगा स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आंसर है। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी वो बन जाएगा PT बाय PI। अब आपको समझ आ गया ना, ट्रांसमिटेड पावर अपॉन इंसिडेंट पावर। ट्रांसमिटेड पावर में हाफ ओमेगा स्क्वायर AT स्क्वायर और Z2 आएगा, और इंसिडेंट पावर में हाफ ओमेगा स्क्वायर AI स्क्वायर Z1 आएगा। ये कट जाएंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा AT बाय AI का स्क्वायर इंटू Z2 बाय Z1। तो AT बाय AI ये हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ एम्पलीट्यूड है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले TA इंटू Z2 बाय Z1। अब TA की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज़ 2Z1, सो यहाँ स्क्वायर आएगा 2Z1 का स्क्वायर अपॉन Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इंटू Z2 बाय Z1। तो एक Z1 यहाँ पे ना कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 4Z1 Z2, यहाँ से Z2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर था, एक नीचे से कैंसिल हो गया, और नीचे आ गया Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी। अब इन दोनों का सम हमारे पास हमेशा यूनिटी होता है, ये भी प्रूव करने के लिए आता है, लेट अस डू दैट। सो टू प्रूव RE plus TE is always 1. What is RE? Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2 whole square plus TE. What is TE? 4Z1 Z2 upon Z1 plus Z2, नीचे आएगा होल स्क्वायर, ऊपर हमने कर दिया था। तो सॉल्व करके आएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 प्लस 4Z1 Z2, एलसीएम ले लेना है मैंने ना, नीचे Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर भी देखो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर ही बना ना, तो इसको लिखेंगे Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर अपॉन Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर विच इज़ कैंसल 1। इसका मतलब है कि भाई जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड एनर्जी है उनका सम यूनिटी है, मतलब जितनी एनर्जी हमारी ट्रांसमिट हुई 1 में से माइनस करके हम रिफ्लेक्टेड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एनर्जी तो हमारी उतनी ही है ना इंसिडेंट वेव की, वो जस्ट 2 हिस्सों में डिवाइड होगी है, ये इसका मतलब है। चलिए, तो ये हमें प्रूव करने के लिए आता है। सो लेट अस डू स्पेशल केस। सो पहला है फॉर फ्री एंड। फ्री एंड का मतलब है इस तरह से स्ट्रिंग है, इधर से लूज है, कहीं पर हमने उसको बांधा नहीं हुआ, तो उस केस में जब लूज एंड होता है या फ्री एंड होता है, हमारे पास जो इम्पीडेंस ऑफ सेकंड मीडियम है दैट इज 0। तो उस केस में जो हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी है विच वाज Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2,
इसका होल स्क्वायर था। तो यहाँ Z2 को 0 पुट कर देंगे ना, तो Z1/Z1 ही बचेगा, वो कट जाएगा, स्क्वायर इट इज़ 1। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी हमारे पास था 4Z1Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। यहाँ पर भी Z2 को 0 पुट करेंगे, 0 ही आ जाएगा। तो देयर इज़ नो एनर्जी ट्रांसमिटेड इन द लूज एंड केस and the reflected energy is 1. सेकेंड स्पेशल केस है हमारे पास फॉर फिक्स्ड एंड। सो फिक्स्ड एंड के केस में हमारे पास Z2 इन्फिनिटी होता है, तो उस केस में RE हो जाएगा Z1/Z2 माइनस 1, ऐसे लिखा मैंने, Z1/Z2 प्लस 1। हमने Z2 को कॉमन ले लिया, ऊपर से नीचे से वो कट गए, इस तरह से लिख सकते हैं। Z2 को जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे -1 अपॉन +1, तो आंसर इज -1। तो यहाँ पे एनर्जी रिफ्लेक्ट हो चुकी है सारी की सारी, इसलिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी इज -1। एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिफरेंट कलर से, TE जो है, आप फॉर्मूला देखिए, इसमें भी वही करना है, 4Z1Z2 है ना। सो नीचे से Z2 अगर आप कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1 प्लस, सो नीचे से अगर आप Z2 स्क्वायर कॉमन लोगे तो बच्चे ये बनेगा Z1/Z2 प्लस 1, इसका स्क्वायर। सो Z2 स्क्वायर एक तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4Z1/Z2, ये वाला Z2 ना हम ऊपर ले गए, और नीचे लिख सकते हैं Z1/Z2 प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ Z2 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये टर्म 0 हो जानी है, तो आंसर विल बी 0। तो इस केस में भी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी 0 रहता है, एनर्जी इज नॉट ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो ये दोनों केसेस हमारे स्पेशल केसेस हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज के लेक्चर में एनर्जी और पावर के बारे में मेनली चर्चा करी है, और ये जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का सम यूनिटी होता है और एनर्जी के डिफाइन करो और फाइंड करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये उसके साथ ही पूछा जाएगा जब हमने लास्ट एम्पलीट्यूड के केस में करा था, बट इसको अच्छे से कर लेना। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।